हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का लॉजिकल इंटेलेक्ट में स्वागत है। और आज आप लोगों के लिए मैं एक नया चैप्टर लेकर के आया हूं जिसका नाम है एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ज्यूरिस्प्रूडेंस का, और इसके बारे में आज हम इसकी विस्तार से इसके बारे में जो है हम पढ़ेंगे कि एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या कहता है। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है लॉ के स्टूडेंट्स के लिए और स्पेशली कंपनी सेक्रेटरी के स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए समझते हैं कि एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, और ज्यूरिस्प्रूडेंस का इसकी व्याख्या करने से पहले हम ये समझेंगे कि ज्यूरिस्प्रूडेंस का मीनिंग क्या होता है। सो लेट अस स्टार्ट। Jurisprudence, the word jurisprudence has been derived from Latin word jurisprudentia, which consists two words juris and prudentia। यानी कि जो jurisprudence वर्ड है ये एक इंग्लिश वर्ड है, ये एक अंग्रेजी शब्द का शब्द है और ये लैटिन वर्ड jurisprudentia से लिया हुआ है, जिसका मतलब होता है, जिसके अंदर दो शब्द जो है दिए हुए हैं, juris and prudentia। ज्यूरिस का मतलब होता है लॉ, ज्यूरिस मीन्स लॉ या एक्ट। ज्यूरिस का मतलब हुआ लॉ या एक्ट, और प्रूडेंशिया का मतलब हुआ नॉलेज। यानी कि ज्यूरिस्प्रूडेंशिया जो कि एक लैटिन वर्ड है जिससे ही ज्यूरिस्प्रूडेंस वर्ड की उत्पत्ति हुई है, इट कंसिस्ट टू वर्ड्स ज्यूरिस एंड प्रूडेंशिया। और ज्यूरिस्ट माने होता है नॉलेज, और प्रूडेंशिया का मतलब, ज्यूरिस का मतलब होता है लॉ और प्रूडेंशिया का मतलब होता है नॉलेज। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द रिजल्ट ऑफ थिंकिंग ऑफ ज्यूरिस्ट्स एंड फिलोसफर्स। जी हाँ, ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो जो आज तक जितने भी वेरियस ज्यूरिस्ट हुए हैं या थिंकर्स हुए हैं जिन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस को डिफ़ाइन किया है, वो उनकी एक विचारधारा है, वो उनके व्यूज़ हैं जो कि ज्यूरिस्प्रूडेंस यानी कि लॉ के बारे में क्या कहते हैं। They are having the freedom to access, analyze and guess about the legal system। ये जो लीगल थिंकर है या जो ये ज्यूरिस्ट हैं, वो उनको इस बात की आज़ादी थी कि वो अपना लीगल सिस्टम के बारे में अपना एक ओपिनियन या अपना मत जो है वो जाहिर कर सके। So it can be said as an intellectual exercise which is having no इमीडिएट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ऑल्दो ज्यूरिस्प्रूडेंस की जो डेफिनेशंस बहुत सारे ज्यूरिस्ट ने दी है, उसका इमीडिएटली उसका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लीगल सिस्टम के ऊपर नहीं होता है, लेकिन फिर भी ज्यूरिस्प्रूडेंस को समझने का उसको समझना और उसको आज के टाइम में उसकी व्याख्या करना बहुत इम्पॉर्टेंट मानी जाती है, और लॉ के स्टूडेंट्स के लिए ज्यूरिस्प्रूडेंस का बहुत महत्व है। इट सेट्स द टोन फॉर ए रिफॉर्मेशन ऑफ द लॉ। ये जो है वो लॉ का जो रिफॉर्मेशन है, लॉ किस तरीके से बनाया गया, लॉ की उत्पत्ति कैसे हुई, लॉ कैसे बना या लॉ किस तरीके से डेवलप हुआ, इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, इसके बारे में बताता है। तो आइए चलते हैं आगे, देखते हैं कि एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या कहता है। ये समझने से पहले कि ज्यूरिस्प्रूडेंस, एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या कहता है, हम पहले ये देखेंगे एक ब्रॉडली मेजरली कि देयर आर हाउ मैनी काइंड्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस आर अवेलेबल इन द लीगल सिस्टम। तो मोटे तौर पे अगर हम कहें तो 5 तरीके के स्कूल्स हैं जो कि ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में बात करते हैं। दीज स्कूल्स आर फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, नंबर 2 हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, रियलिस्ट स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। आज हम इन पांचों में से एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हमने अभी तक क्या समझा, आइए थोड़ा सा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि हमने अभी तक इस लेक्चर में क्या चीज़ समझी है। आपके लिए मैं इसको रिवाइंड करता हूँ। हमने समझा कि ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या होता है। ज्यूरिस्प्रूडेंस एक लैटिन वर्ड ज्यूरिस्प्रूडेंशिया से लिया गया है, जिसके कि 2 हिस्से हैं, ज्यूरिस
एंड प्रूडेंशिया। ज्यूरिस का मतलब होता है लॉ या एक्ट और प्रूडेंशिया का मतलब होता है नॉलेज। दस ज्यूरिस्प्रूडेंस मीन्स नॉलेज ऑफ लॉ और स्टडी ऑफ लॉ। इन सिंपल वर्ड्स ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब है लॉ की नॉलेज होना या लॉ की समझ होना या लॉ की पढ़ाई करना। और ज्यूरिस्प्रूडेंस कुछ नहीं है, ज्यूरिस्प्रूडेंस वो एक इस तरीके का सब्जेक्ट है जिसके के ऊपर हम ज्यूरिस्प्रूडेंस में हम किसी लॉ को नहीं पढ़ते हैं, पहले हमें ये बात समझनी पड़ेगी। और हमें ये समझना पड़ेगा कि ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो जितने आज तक ज्यूरिस्ट हुए हैं उनकी विचारधारा क्या थी कि हाउ द लॉ वॉज इवॉल्व्ड और हाउ द लॉ वॉज डेवलप्ड, उसके बारे में विभिन्न विचारकों के जो मत हैं हम उसको ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर पढ़ते हैं। आगे हमने देखा कि ज्यूरिस्प्रूडेंस के कितने तरीके के स्कूल होते हैं। हमने देखा 5 तरीके के स्कूल हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस के। फिलोसॉफिकल स्कूल, नंबर 2 हिस्टोरिकल स्कूल, नंबर 3 रियलिस्ट स्कूल, नंबर 4 सोशियोलॉजिकल स्कूल और नंबर 5 एनालिटिकल स्कूल। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या कहता है। लेट अस मूव अहेड। जी हाँ, एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर आज हम ऑस्टिन की कमांड थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। जो ये जॉन ऑस्टिन थे, जॉन ऑस्टिन को फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल भी कहा गया है। आइए जॉन ऑस्टिन के बारे में हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको देते हैं जिससे कि आपको ये पता लग पाए कि ज्यूरिस्प्रूडेंस की जो कमांड थ्योरी दी है सर जॉन ऑस्टिन ने, वो क्या थे और उन्होंने किस तरीके से कमांड थ्योरी की व्याख्या करी। तो जॉन ऑस्टिन के बारे में सबसे पहली जो बात है वो ये कि जॉन ऑस्टिन वाज द फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल। जी हाँ स्टूडेंट्स, जॉन ऑस्टिन को एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस का फादर कहा गया है। नेक्स्ट, ही वॉज अ इंग्लिश ज्यूरिस्ट एंड बॉर्न इन द ईयर 1790। जॉन ऑस्टिन जो थे वो बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े विचारक थे और उनका जन्म जो है वो इंग्लैंड में 1790 में हुआ था। ही रोट अ बुक द प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमिन्ड इन द ईयर 1832। ये जो इंग्लिश ज्यूरिस्ट हुए हैं जॉन ऑस्टिन, इन्होंने 1832 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमिन्ड। और यहाँ पे ये बात उल्लेखनीय है, ये आप लोगों को मैं बताऊंगा कि ज्यूरिस्प्रूडेंस के ऊपर जो सबसे पहले जो विचारक आए हैं उनका नाम था जर्मी बेंथम। और एवेंचुअली जर्मी बेंथम जो है के जॉन ऑस्टिन जो है वो शिष्य थे, यानी कि जर्मी बेंथम जो है वो जॉन ऑस्टिन के गुरु थे और जॉन ऑस्टिन उनके शिष्य थे। हालांकि जर्मी बेंथम उतने पॉपुलर नहीं हुए एनालिटिकल स्कूल में जितने कि उनके शिष्य यानी कि जॉन ऑस्टिन हुए। आगे चलते हैं। ही इंट्रोड्यूस्ड कमांड थ्योरी ऑफ लॉ। जॉन ऑस्टिन ने ज्यूरिस्प्रूडेंस की एक थ्योरी दी जिसको कि कमांड थ्योरी का नाम दिया जाता है। दिस थ्योरी इज़ ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी और इम्परेटिव थ्योरी ऑल्सो। तो ये जो थ्योरी है कमांड थ्योरी, इसको सॉवरेंटी, थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी और इम्परेटिव थ्योरी भी बोलते हैं। तो ये हो गया ब्रीफ इंट्रोडक्शन सर जॉन ऑस्टिन का, जिन्होंने की कमांड थ्योरी दी इस विश्व को और जिसको कि ज्यूरिस्प्रूडेंस लेक्चर के अंदर या ज्यूरिस्प्रूडेंस चैप्टर के अंदर बहुत वाइडली जो है वो कंसीडर किया जाता है और उनकी थ्योरी को पढ़ा जाता है इसके बारे में कि ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है और ज्यूरिस्प्रूडेंस किस कमांड की बात करता है। इसके बारे में एनालिटिकल स्कूल के फादर जॉन ऑस्टिन ने ये हमें बताया। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि जॉन ऑस्टिन की कमांड थ्योरी क्या कहती है। जो सबसे पहली बात जॉन ऑस्टिन ने बताई है या जो उन्होंने जिस बात की व्याख्या करी है
वो ये है कि लॉ इज़ मेड बाय द पॉलिटिकल सुपीरियर पर्सन। जी हाँ, जॉन ऑस्टिन की जो कमांड थ्योरी है वो इस बात की व्याख्या करती है कि जो लॉ है वो एक पॉलिटिकली सुपीरियर व्यक्ति ने बनाया है। इसको किस तरीके से पढ़ा जाए, इसको कैसे समझा जाए, आइए देखते हैं। ऑस्टिन एक्सप्लेन्ड दैट लॉ इज़ ऑलवेज मेड बाय अ पर्सन who is politically superior in comparison to the persons who are politically inferior। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि जॉन ऑस्टिन ये कहते हैं कि लॉ जो होता है, लॉ इज़ ऑलवेज मेड बाय अ पर्सन हु इज़ पॉलिटिकली सुपीरियर, सच एज द किंग ऑफ ए कंट्री। मान लीजिए कोई एक देश है जिसका एक राजा है या जो वहाँ पे जो सॉवरेन पावर है, वो जो लॉ बनाएगी वो ही एक लॉ होता है, ऐसा सर जॉन ऑस्टिन ने कहा। और सर जॉन ऑस्टिन फर्दर ये कहते हैं कि पॉलिटिकली सुपीरियर व्यक्ति हमेशा एक लॉ बनाता है और उन लोगों के लिए बनाता है जो उससे पॉलिटिकली इन्फीरियर हैं, यानी कि लॉ इज़ ऑलवेज मेड बाय ए पॉलिटिकली सुपीरियर पर्सन टू बी ओबेड बाय द पॉलिटिकली इन्फीरियर। आइए इसको आज के संदर्भ में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि हमारे देश में पार्लियामेंट लॉ बनाती है, यानी कि लेजिस्लेचर जो है वो लॉ बनाती है, और उस लॉ को बनने के बाद इस देश के लोगों की ये उनका वो बन जाता है, वो इस देश के लोगों को उसको जो है वो ओबे करना पड़ता है लॉ को। और इस संदर्भ में हम यहाँ पे ये कहना चाहेंगे कि जो पॉलिटिकली सुपीरियर व्यक्ति है उसके समकक्ष आप पार्लियामेंट को मान सकते हैं कि पार्लियामेंट जो है पॉलिटिकली सुपीरियर है और वो इस देश की जनता के लिए, इस देश के कॉमन मैन के लिए लॉ बनाती है, जिसको कि इस देश के लोगों को वो कानून मानना पड़ता है। तो जब सर जॉन ऑस्टिन ने ये कहा कि एक पॉलिटिकली सुपीरियर पर्सन होता है जो कि लॉ बनाता है और जिसको कि पॉलिटिकली इन्फीरियर लोगों को उसको उस लॉ को मानना पड़ता है। आइए आगे देखें कि सर जॉन ऑस्टिन ने क्या कहा। इन्होंने कहा कि द लॉ इज़ ऑलवेज मेड बाय द सॉवरेन। उन्होंने कहा कि लॉ जो है हमेशा एक सॉवरेन द्वारा बनाया जाता है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इफ़ वी टॉक अबाउट इंडिया, द लॉ इज़ मेड बाय लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट एंड इट इज़ पॉलिटिकली सुपीरियर टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। जी हाँ, इंडिया के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत में पार्लियामेंट लॉ को बनाती है और जितने भी यहाँ के पीपल हैं, यानी कि यहाँ की जो भी जनता है, उसको पार्लियामेंट द्वारा बनाए हुए लॉ को मानना पड़ता है। आगे देखिए ये क्या कहते हैं। ये कहते हैं इन ओल्डन डेज लॉ वॉज मेड बाय द किंग ऑफ द कंट्री एंड द पीपल ऑफ दैट कंट्री यूज टू ओबे द लॉ। और पुराने ज़माने में अगर हम देखें तो पुराने ज़माने में अंग्रेज़ जो किंग होता था देश का या जो राजा होता था वो अपने देश के लिए कानून बनाता था और उस देश के लोग जो है उस कानून का पालन करते थे। आइए आगे देखें कि सर जॉन ऑस्टिन ने क्या कहा अपने कमांड थ्योरी के बारे में। कमांड बैक्ड बाय सैंक्शन। जी हाँ, सर जॉन ऑस्टिन ये कहते हैं कि कमांड जो होती है वो हमेशा सैंक्शन के द्वारा बैक्ड होती है, यानी कि कमांड यानी कि जो आदेश है सॉवरेन का उसको ना मानने पे पनिशमेंट मिलता है। यानी कि ऑस्टिन ये कहना चाहते हैं कि जो कानून या जो कमांड जो बनाया गया है, क्या नाम है, उसको मानने के लिए वहाँ के लोग जो हैं वो बाध्य होते हैं। ऑस्टिन रिजॉल्व एवरी लॉ इनटू अ कमांड ऑफ द लॉ गिवर एन ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड देयर बाई ऑन द सिटीजन एंड ए सैंक्शन पनिशमेंट थ्रेटन्ड इन द इवेंट ऑफ डिसओबीडियंस। जी हाँ, यदि ये जो कमांड सॉवरेन द्वारा दिया जाता है या वो लॉ जो कि सॉवरेन द्वारा बनाया जाता है, अगर उसे कॉमन मैन या सिटीजन उसको फॉलो नहीं करते हैं तो उनको पनिशमेंट दिया जाता है। और ये जो कमांड है वो सैंक्शन के थ्रू बैक्ड होता है।
यानी कि जो भी कमांड दिया जाएगा राजा द्वारा या जो सॉवरेन द्वारा दिया जाएगा, उसका डिसओबीडियंस करने पे, यानी कि उसको ना मानने पे, कानून को ना मानने पे उसको, उस व्यक्ति को या उस आदमी को सज़ा दी जाती है। जैसे कि आइए समझते हैं एक उदाहरण के द्वारा। यदि कोई व्यक्ति रोड पे जा रहा है, चाहे वो 2 व्हीलर में है या वो 4 व्हीलर में है, अगर वो रेड लाइट जंप करता है यानी कि कानून का उल्लंघन करता है, तो उस व्यक्ति को सज़ा दी जाती है, उसके ऊपर फ़ाइन लगता है। तो इसको जो है हम इस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि जो कमांड होती है वो सैंक्शन द्वारा बैक्ड होती है। लॉ इज़ ऑलवेज, द कमांड इज़ ऑलवेज बैक्ड बाय द सैंक्शन, और कानून का पालन ना करने वाले को उसकी सज़ा मिलती है। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि सर जॉन ऑस्टिन ने अपनी कमांड थ्योरी के बारे में क्या कहा। जॉन ऑस्टिन कहते हैं लॉ एज इट इज़। जॉन ऑस्टिन का ये कहना था कि लॉ जो है वो जैसा है वैसा ही होता है, यानी कि पॉलिटिकली सुपीरियर व्यक्ति ने जो लॉ बनाया वो वैसा ही अप्लाई होगा और उस देश के लोगों को उस लॉ को वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे सर जॉन ऑस्टिन ने मॉरलिटी को बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया, यानी कि उन्होंने ये कहा कि जितने भी लॉ बनाए जाते हैं वहाँ पे मॉरलिटी का ध्यान नहीं रखा जाता है, उसमें क्या लॉ अच्छा है या क्या लॉ बुरा है इसके बारे में नहीं बात की जाती है, बल्कि पॉलिटिकली सुपीरियर व्यक्ति जो है उसने जो लॉ बना दिया वही लॉ होता है। लॉ कैसा होना चाहिए वो इसकी बात नहीं करते हैं। यानी कि अगर हम इसको बहुत गहन अध्ययन करें इस वर्ड का, लॉ एज इट इज़ एंड इट शुड नॉट बी लॉ एज इट ऑट टू बी, इसका मतलब ये होगा कि जैसा लॉ बना दिया गया वही लॉ है और लॉ कैसा होना चाहिए इसके बारे में सर जॉन ऑस्टिन ने कुछ नहीं कहा। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि जॉन ऑस्टिन ने अपनी कमांड थ्योरी की व्याख्या किस तरीके से करी है। आगे वो बोलते हैं लॉ ऑट टू बी। जी हाँ, ऑस्टिन कहते हैं, ऑस्टिन एक्सप्लेन्ड दैट while making the law, the sovereign did not consider the morality and the will of the people. He says law is law as made by the politically superior person to be obeyed by the politically inferiors, which means the common man. जी हाँ, जॉन ऑस्टिन ये कहते हैं कि लॉ जैसा बन गया है लॉ वैसा ही रहेगा, लॉ कैसा होना चाहिए इसके बारे में उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि जो लॉ बन गया है वही लॉ पॉलिटिकली इन्फीरियर व्यक्ति उसको फॉलो करेंगे, उसको ओबे करेंगे, और अगर वो उस लॉ को ओबे नहीं करते हैं तो उनको पनिशमेंट मिलेगी। जी ये ऐसा हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो लॉ हाउ इट ऑट टू बी इसके बारे में जॉन ऑस्टिन ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जो लॉ बन गया है या पॉलिटिकली सुपीरियर व्यक्ति ने जो लॉ बनाया है वही लॉ है और इससे ज़्यादा वो और कोई बात नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि लॉ जो है एक कमांड है, वो सॉवरेन की कमांड है और उसको पॉलिटिकली इन्फीरियर व्यक्तियों द्वारा लोगों द्वारा उसका पालन किया जाना ज़रूरी है। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि कमांड थ्योरी क्या कहती है। इसके बाद हम आते हैं और देखेंगे कि बहुत सारे जो विचारक हुए हैं लॉ के या ज्यूरिस्प्रूडेंस के, बहुत सारे विचारक हुए हैं, ज्यूरिस्ट हुए हैं, उन्होंने ऑस्टिन की कमांड थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया है। उन्होंने ऑस्टिन की कमांड थ्योरी को किन किन मुद्दों पे या किन किन एस्पेक्ट्स पे उसका क्रिटिसिज्म किया है या उसको क्रिटिसाइज़ किया है, आइए उसको देखते हैं। सॉवरेन इज़ नॉट द ओनली सोर्स ऑफ लॉ। जी हाँ, विभिन्न ज्यूरिस्ट ये कहते हैं कि सॉवरेन यानी कि
पॉलिटिकली सुपीरियर व्यक्ति इज़ नॉट द ओनली सोर्स ऑफ लॉ। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि जो सॉवरेन है यानी कि जो पॉलिटिकली सुपीरियर व्यक्ति है वही सिर्फ लॉ का सोर्स नहीं होता, इसके अलावा भी लॉ के बहुत सारे सोर्स हैं। जैसे कि पुराने समय में बहुत सारी मान्यताएं होती थी, बहुत सारी प्रथाएं होती थी, उन सबको फॉलो करते जो बहुत सारे हमारे कस्टम होते थे, उन सब कस्टम्स को फॉलो करके ही लॉ का डेवलपमेंट हुआ है, लॉ का इवॉल्वमेंट हुआ है। सो ये कहना कि सिर्फ सॉवरेन ही जो है वो लॉ का सोर्स है, ये कहना पूर्णतया गलत होगा। आगे चलिए, आगे देखते हैं कि इसका क्रिटिसिज्म किस तरीके से किया गया। नेक्स्ट है लॉ इज़ ओल्डर देन स्टेट। जी हाँ, विभिन्न ज्यूरिस्ट ने ये कहा कि लॉ जो है वो स्टेट से पहले इसकी उत्पत्ति हुई थी, यानी कि जो स्टेट है यानी कि जो राज्य है, जो देश हैं, लॉ उससे पहले ही विद्यमान था समाज के अंदर। जब मनुष्य जो है वो मनुष्य के जीवन में स्टेट का अस्तित्व नहीं हुआ था, यानी कि देश का अस्तित्व नहीं आया था, लॉ उससे भी एक पुरानी चीज़ है। नेक्स्ट है ओवर एम्फेसिस ऑन फिजिकल फोर्स एंड ओवरलुक्ड मोरल्स। जी हाँ, जॉन ऑस्टिन ने फिज़िकल फोर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया है, यानी कि उन्होंने कहा कि जो ये कमांड थ्योरी है, जो सॉवरेन द्वारा या पॉलिटिकली सुपीरियर व्यक्ति द्वारा जो लॉ बनाया जाएगा, अगर उसको ना मानने पे उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। तो उन्होंने फिज़िकल फोर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया और उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, जो कि ठीक नहीं था, और उन्होंने मोरल्स वगैरह के बारे में कोई बात नहीं करी। आगे चलते हैं और देखते हैं कि इनका क्रिटिसिज्म का बेस क्या था। लॉ इज़ नॉट ऑलवेज अ कमांड। जी हाँ, जितने भी लॉ बनाए जाते हैं दुनिया में या विभिन्न देशों में, वो हमेशा कमांड के रूप में नहीं होते हैं। जैसे कि इंडिया में आप देखिए कि क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 1986, ये कमांड की बात नहीं करता, रादर ये तो राइट्स देता है। जो यहाँ के देश के लोग हैं, इस देश की जो जनता है, उसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ऑल्दो इट इज़ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, yet it gives some rights to the common man of this country। जी हाँ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो एक ऐसा राइट है जो कि जितने भी कंज्यूमर हैं इंडिया में, उनको एक राइट देता है कि अगर उनके साथ वो किसी चीज़ को ख़रीदते हैं या वो कोई सर्विस अवेल करते हैं और उसमें कोई डिफेक्ट आ जाता है, तो वो उसके अगेंस्ट जो है वो एक सूट ला सकते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, कंज्यूमर फोरम के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में वो, या स्टेट कंज्यूमर फोरम में, या नेशनल कंज्यूमर फोरम में वो अपना वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लॉ जो है वो हमेशा कमांड नहीं होती है। लॉ जो है जनता के लिए या वहाँ के लोगों के आसानी के लिए या उनके जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए ही लॉ बनाया जाता है। इसका अगला एग्जाम्पल हम समझते हैं कि जैसे हमारे देश में सभी लोगों को वोट देने की आज़ादी है। जो लोग 18 साल से ऊपर के हैं वो लोग जा कर के लोकसभा के या विधानसभा के या म्यूनिसिपैलिटी के जितने भी इलेक्शन होते हैं उसमें जा कर के वोट दे सकते हैं। तो ये भी एक कमांड है, ये एक लॉ है, लेकिन ये भी जनता की सुविधा के लिए बनाया गया है। तो जॉन ऑस्टिन का ये कहना कि लॉ इज़ ऑलवेज ए कमांड थोड़ा गलत होगा। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि इनका क्रिटिसिज्म ऑन किस किस ग्राउंड्स के ऊपर किया गया। नेक्स्ट है जजेस मेड लॉ इग्नोर्ड। जी हाँ, आपको पता होगा कि इस देश में या विभिन्न कंट्रीज़ में जो जज लोग जो अपना डिसीजंस देते हैं वो केस लॉ बन जाता है और उसके ऊपर बहुत सारे नए लॉज जो हैं वो डिफ़ाइन किए जाते हैं। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने किसी एक केस में किसी एक चीज़ की या किसी एक केस की एक नई व्याख्या दी है अगर, तो वो लॉ उस देश का लॉ ऑफ द लैंड बन जाता है। हालांकि जो लॉ होता है वो पार्लियामेंट द्वारा पास किया जाता है, लेकिन उसके अंदर कोई खामी होने पे या उसके ऊपर कोई गलती होने पे
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स उसके अंदर चेंजेस लाते हैं और उस लॉ को ठीक करते हैं। और जॉन ऑस्टिन ने इस तरीके के किसी भी बनाए हुए जजेस द्वारा बनाए हुए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए हुए किसी भी तरीके के लॉ को की कोई बात नहीं करी है और उसको पूर्णतया इग्नोर कर दिया है। इसी तरीके से आगे चलते हैं और देखते हैं कि सर जॉन ऑस्टिन की जो कमांड थ्योरी थी उसको लोगों ने किस तरीके से उसको क्रिटिसाइज़ किया। नेक्स्ट है इंटरनेशनल लॉ इग्नोर्ड। जी हाँ, सर जॉन ऑस्टिन ने अपने कमांड थ्योरी के अंदर इंटरनेशनल लॉ की कोई बात नहीं करी है। नेक्स्ट है लॉ और मेड बाय पार्लियामेंट नॉट बाय ए सिंगल पर्सन। जी हाँ, लॉ किसी एक पर्सन द्वारा नहीं बनाया जाता, किसी एक पॉलिटिकली सुपीरियर व्यक्ति द्वारा नहीं बनाया जाता है, बल्कि आज के ज़माने में जितने भी ज़्यादातर देश हैं वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था है और उस डेमोक्रेटिक व्यवस्था के अंदर पार्लियामेंट जो है वो लॉ बनाती है और पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं वो जनता द्वारा ही चुन करके भेजे जाते हैं। तो अगर हम इनडायरेक्टली रूप से देखें या इनडायरेक्ट तरीके से देखें तो जो लॉ बनाया जा रहा है वो जनता की ही विल होती है, जनता की ही संस्तुति या उनकी विल होती है, उनकी इच्छा होती है, जिसको कि मूर्त रूप देने वाले पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं और उन पार्लियामेंट के मेंबर्स को जनता द्वारा ही चुन करके संसद में भेजा जाता है। तो ये क्रिटिसिज्म थे जॉन ऑस्टिन की थ्योरी के, जो इस बात को बताते हैं कि उन्होंने इन सारी चीज़ों को इग्नोर किया और इन बातों का ख्याल नहीं रखा जब उन्होंने अपनी कमांड थ्योरी की व्याख्या करी। आइए देखते हैं कि जॉन ऑस्टिन की जो थ्योरी कमांड थ्योरी है उसका कंक्लूजन क्या कहता है। Although Austin's command theory has been criticized on various aspects, yes, it is very important to know his views on jurisprudence. हालांकि सर जॉन ऑस्टिन की कमांड थ्योरी को बहुत सारे जूरिस्ट ने क्रिटिसाइज़ किया है, लेकिन आज भी इसका बहुत महत्व है और ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर हम इसको बहुत इम्पॉर्टेंट तरीके से पढ़ते हैं और आज के ज़माने में भी ये बहुत प्रासंगिक है। इनकी जो कमांड थ्योरी है वो आज भी बहुत प्रासंगिक है। इन हिज ओपिनियन द लॉ इज़ द कमांड ऑफ द सॉवरेन। जॉन ऑस्टिन ने कहा कि जो लॉ है वो सॉवरेन की कमांड है, सॉवरेन का आदेश है। इफ़ वी स्ट्रिक्टली फॉलो दिस व्यू वी फाइंड that the law actually is always a command of the authority। जी हाँ, जो जॉन ऑस्टिन आज से कई साल पहले या कोई एक शताब्दी पहले जो बातें कह गए वो बातें आज के समय में भी बहुत प्रासंगिक है, क्योंकि बहुत ध्यान से देखेंगे उन्होंने कहा कि लॉ है वो सॉवरेन की कमांड है। जी हाँ, लॉ सॉवरेन की कमांड ही होती है। हम इसे अपने देश पे लागू करके देखें, हमारे देश में पार्लियामेंट होती है और पार्लियामेंट सॉवरेन होती है, यानी कि जो सरकार है, हालांकि सरकार के 3 हिस्से होते हैं, जुडिशरी होती है और क्या नाम है पार्लियामेंट होती है और हमारी एग्जीक्यूटिव होती है। सरकार के 3 हिस्से होते हैं, लेकिन जो लॉ होता है वो दैट इज़ ऑलवेज मेड बाय द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट कुछ नहीं होती, वो सरकार होती है और सरकार ही जो है वो कमांड जारी करती है। तो हम आज के समय में भी अगर देखें तो सर जॉन ऑस्टिन की जो डेफिनेशन है, जो कमांड थ्योरी है, वो बहुत प्रासंगिक है और हम उसको खारिज नहीं कर सकते। इन इंडिया ऑल्सो लॉ इज़ मेड बाय द पार्लियामेंट विच इज़ पॉलिटिकली सुपीरियर अथॉरिटी इन कंपेरिजन टू द पीपल ऑफ द कंट्री। जी हाँ, अगर हम भारत के उसमें भी हम बात को इसको देखें तो हमें ये पता लगेगा कि जो पॉलिटिकली सुपीरियर अथॉरिटी है, जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, वो ही लॉ बनाती है। और वो लॉ बनाती किस लिए है? पॉलिटिकली इन्फीरियर व्यक्तियों के लिए लॉ बनाती है, जिनको कि उस लॉ को ओबे करना पड़ता है। दस ऑस्टिन्स कमांड थ्योरी स्टिल हैज़ इट्स इम्पॉर्टेंस इन प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। जी हाँ दोस्तों,
प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में भी जो है वो ऑस्टिन की थ्योरी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंस है, उसका बहुत इम्पोर्टेंस है और आज के समय में भी वो बहुत प्रासंगिक है। तो चलिए अब हम सर जॉन ऑस्टिन की जो हमने ये चैप्टर आज पढ़ा है इसके बारे में एक धीरे उसको हम समझ लेते हैं, एक बार इसका जो है समराइज़ कर लेते हैं। तो हमने इसमें ये समझा कि सर जॉन ऑस्टिन जो थे वो इंग्लिश ज्यूरिस्ट थे और उन्होंने कमांड थ्योरी की व्याख्या करी है। और कमांड थ्योरी उन्होंने ये कहा, कमांड जो होती है वो हमेशा एक पॉलिटिकली सुपीरियर व्यक्ति द्वारा बनाई जाती है, जो कि एक पॉलिटिकली इन्फीरियर व्यक्तियों को उसका पालन करना पड़ता है। और जो लोग उस कानून का या उस कमांड का या उस लॉ का पालन नहीं करते उनको उसकी पनिशमेंट मिलती है, ऐसा उन्होंने सर जॉन ऑस्टिन ने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि लॉ कैसा होना चाहिए इसके बारे में कोई ज़रूरत नहीं है बात करने की, लॉ जिस तरीके का बना दिया गया है वही लॉ है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय में हम आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वीडियो पहुंचा पाएँ और जितने भी लेक्चर्स हम आपके लिए बना पाएँ वो सब आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच पाएँ।